नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मित्रों, आज हम ज्योतिष में एक प्रसिद्ध राजयोग की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह राजयोग बनता कैसे है और क्या ऐसे कारण बनते हैं कि ये राजयोग अपना अच्छा फल नहीं दे पाता, और अगर ये फल देता है तो अलग अलग कुंडलियों में कैसे इसका फल बदलने लगता है। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं गजकेसरी राजयोग की। यह योग हर महीने पैदा होने वाले बच्चों की कुंडली में पाया जाता है। यह योग अधिक से अधिक पाया जाने वाला योग है। शास्त्रों की माने तो इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा लिखा है। कहा जाता है ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, मंत्री होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, वो तमाम चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन जब हम पढ़ने लगते हैं तो इसके फल नहीं मिलते। तो इन सभी विषयों को अगर आपको गहराई से समझना है तो इसके लिए जरूरत है कि आपको चंद्रमा और बृहस्पति के कारकत्व की गहरी समझ हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति नवम भाव का स्वामी है, वहीं पर चंद्रमा चौथे घर का स्वामित्व प्राप्त करता है। मूल त्रिकोण की अगर हम बात करें तो दूसरे अर्थात वृष राशि में चंद्रमा को मूल त्रिकोण राशि प्राप्त होती है। बृहस्पति और चंद्रमा जब मिलते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। अगर हम लोग सेकंड नंबर की राशि से या 4 नंबर की राशि से 9 नंबर की राशि का संबंध बनाते हैं तो षडाष्टक का योग बनता है। कर्क से 6वां घर धनु राशि और धनु से 8वां घर कर्क राशि। वहीं पर अगर सेकंड हाउस से देखें वृष राशि से तो भी 6 और 8 का संबंध बनता है। अब विषय उठता है कि 6-8 का संबंध बनकर कैसे कोई श्रेष्ठ योग बन सकता है, क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि 6-8-12 का संबंध शुभ नहीं माना जाता। केवल एक ऐसा राजयोग है विपरीत राजयोग जिसमें 6-8 का संबंध बनता है और शुभता पाई जाती है। जब ज्योतिष को आप समझ पाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये योग काम कैसे करता है और कभी कभी क्यों काम नहीं करता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये योग है क्या। चंद्रमा जब मिलता है बृहस्पति से या बृहस्पति चंद्रमा से मिले तो चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और बृहस्पति को ज्ञान का कारक, प्रकाश का कारक, वृद्धि का कारक। हमने प्रकाश शब्द यूज किया। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति की राशि धनु को अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है। हायर एजुकेशन की राशि कहा जाता है जिससे ज्ञान प्रकट होता है। श्रेष्ठता, धर्म, भाग्य, इन सब को बृहस्पति अपने अंदर रखे हुए है। चंद्रमा अर्थात आपका जो मन है, मन उन्हीं चीजों को सोचता है जो उसको दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है चित्र का प्रभाव आपके चित्त पर ज्यादा पड़ता है, अर्थात जैसी चीजें आप देखते हैं उसी तरह से आपका मन होता जाता है। तो जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठ जाता है तो आपके मन में ज्ञान, आपके मन में समझ, आपके मन में प्रकाश, आपके मन में विशालता आ जाती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को वृद्धि और विकास का कारक भी माना जाता है। आपके मन में धर्म की गहरी समझ हो जाती है। हायर एजुकेशन का कारण भी धनु राशि या बृहस्पति को माना जाता है। तो आपका मन इन श्रेष्ठ चीजों में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब दूसरा विषय उठता है कि 6-8 के संबंध को क्या करें। 6-8 का संबंध क्या इन चीजों में बाधक नहीं होगा? तो मित्रों, आपको एक चीज और बता दें, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो उच्च का हो तो भी समस्या, नीच का हो तो भी समस्या। कारण क्या है?
मन का बहुत ज्यादा बहकना, मन का हीन हो जाना, ये दोनों अवस्थाएं अच्छी नहीं मानी जाती। बहुत ज्यादा सोचना ये आपके लिए अच्छा नहीं, एकदम ना सोच पाना, विचार शून्य हो जाना, ये भी अच्छा नहीं है। तो 6-8 का जब संबंध बनता है तो इस स्थिति में एक घटना घटती है। 6-8 के नाते थोड़ा सा जो निगेटिव हिस्सा है चंद्रमा का वह कम हो जाता है, और बृहस्पति का सहयोग मिलने के नाते जो पॉजिटिव हिस्सा होता है, जो सहजता आती है, जो मध्यकाल बनता है, वो उसकी श्रेष्ठता को बढ़ाने लगता है। इस विषय को मैं फिर से रिपीट करता हूं। 6-8 का जो संबंध बनता है, इस कारण से चंद्रमा का कुछ पक्ष कमजोर होता है, लेकिन उस कमजोरी के स्थान को बृहस्पति अपनी मजबूती से भरते हैं और मन को एक बेहतरीन समझ पैदा करते हैं, जिस कारण से इस राजयोग को श्रेष्ठ माना गया है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की कुंडली में ये काम नहीं करता है, लेकिन आप बहुत से लोगों की कुंडली में देखेंगे कि ये राजयोग है भी और श्रेष्ठता भी उनको प्राप्त हुई है। उनकी समझ, उनकी बातचीत, उनकी कहे शब्दों में गहराई है। अब बात करते हैं कि ये काम कब नहीं करता है। चंद्रमा और बृहस्पति मिलने से ही गजकेसरी योग बन जाता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। यह मिलना दो अर्थों में हो सकता है, साथ बैठना या दृष्टि के माध्यम से। लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति कितनी अच्छी है, एक सबसे बड़ा कारण। अगर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों कमजोर हैं तो गजकेसरी योग कम काम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो और एक कारण है, राहु की उपस्थिति या दृष्टि। राहु को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का दुश्मन माना जाता है। राहु की दृष्टि के संबंध में शास्त्रों में मतभेद है। इनकी कोई दृष्टि नहीं होती है, इनकी उपस्थिति का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 20 सालों का, लगभग हमने 10 से 15 हजार कुंडलियां देखी होंगी। इस अनुभव में मैंने पाया है कि जो शास्त्रों में कुछ लोगों का मत है कि राहु की दृष्टि होती है और 5, 7 और 9 होती है, इस पक्ष से मैं सहमत हूं। और मैंने देखा है कि राहु की जब दृष्टि या साथ गजकेसरी योग के ऊपर होता है तो जो मन विकसित होना चाहिए वो विकसित तो हो पाता है, लेकिन कुत्सित होता है, अर्थात निगेटिव विचारों के साथ विकसित होता है। कारण क्या है? एक तो 6-8 का संबंध है, ऊपर से राहु का आना, तो निगेटिव का जो बैलेंसिंग पक्ष था वो बिगड़कर और निगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर नतीजा क्या होता है? अब यह गजकेसरी योग शुभता के कंपेयर में निगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ने लगता है। तो आपको समझ में आता होगा कि राहु की उपस्थिति और 3 दृष्टियां कई बार इस योग को खराब करती है। अगर हम एक और ग्रह की बात करें जो इसकी दृष्टि को और नेगेटिव बनाता है, इसके क्रियाकलाप को और कमजोर करता है, तो वो शनि। कारण क्या है? जहां पर बृहस्पति मन को बड़ा करता है, वहीं पर जब मन के साथ शनि का संबंध बनता है तो पीड़ा, दुख और एकाकीपन की तरफ धक्का देने वाला संयोग बनता है। उसको ज्योतिष में विषयोग कहते हैं, जिसकी कभी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन यहां पर आज अगर हम गजकेसरी की बात कर रहे हैं तो शनि की दृष्टि भी इस योग को कमजोर करती है। शनि की कौन कौन सी दृष्टियां हैं? 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं। और इसमें खास तौर से अगर 10वीं दृष्टि पड़ जाती है तो वो और ज्यादा मारक हो जाती है। तब यहां पर चंद्रमा अपने सोचने और समझने की क्षमता बृहस्पति की मदद से भी आगे नहीं बढ़ा पाता। अगर देखा जाए ज्योतिष में तो सूर्य, मंगल, बुध, इन सभी की दृष्टि या उपस्थिति इस योग को कुछ न कुछ अपना अंश और प्रभाव प्रदान करती रहती है। इस योग को सूर्य अच्छा करता है, साथ न बैठे, देखे,
इस योग को मंगल सहयोग और साहस प्रदान करता है। इस योग में बुध अगर आता है तो वैचारिक मतभेद पैदा करता है। ये तो हमने ग्रहों की बात की। इस विषय को और डीपली जाकर चेक किया जाए तो हर कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति को अलग अलग घरों का स्वामित्व प्राप्त होता है। जैसे मेष लग्न में चौथे चंद्रमा का घर है, 9वां और 12वां बृहस्पति का घर। तो अगर हम मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो यहां पर जब ये संयोग बनेगा तो काफी बेहतरीन होगा। कारण क्या है? चौथा घर भी शुभ है और 9वां भी घर शुभ। तो ऐसे लोग सुंदर घर, भवन या दूसरों के बारे में, क्योंकि पब्लिक के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो फोर्थ हाउस से होता है। डोमेस्टिक एनिमल, एक गहरा प्रेम, इन सब चीजों में एक बड़ा विकास होता, अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे ही ये लग्न बदल जाती है, जैसे वृष लग्न हो गई, अब चंद्रमा कहां का स्वामी हो जाएगा? अब चंद्रमा अपने आप फोर्थ हाउस का स्वामी हो जाएगा। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि कहां चली जाएगी? अष्टम में चली जाएगी। अब इन दोनों के मिलने का जो परिणाम होगा वो अलग होगा। ग्रहों को जब आप राजयोग की दृष्टि से देखने जाते हैं तो आपको ज्योतिष का बेसिक नहीं भूलना है। कारण क्या है कि जब दो ग्रह मिलते हैं तो अपने मूल गुणों के साथ साथ कुंडली के जो हाउस हैं उनके गुणों को भी उनको अपने अंदर रखना पड़ता है। अगर उनको छोड़ देंगे तो ज्योतिष के नियमों का उल्लंघन होगा। तो गजकेसरी को अगर गहरे अर्थों में पढ़ा जाए तो 12 लग्नों के लिए अलग अलग फल प्रदान करने वाले होंगे। जैसे तुला लग्न की बात करते हैं, जुपिटर तीसरे और छठवें घर का स्वामित्व प्राप्त करेगा, वहीं पर चंद्रमा 10वें घर का स्वामित्व रखेगा। अगर यहां पर चंद्रमा और गुरु मिलेंगे तो ऐसे लोग नौकरी, काम, पब्लिक कन्वर्सेशन को अच्छे से संभाल पाएंगे, उसमें एक गहराई दे पाएंगे। अब जैसे कन्या लग्न की बात करते हैं, कन्या लग्न में चंद्रमा 11th हाउस का स्वामित्व प्राप्त करेगा, वहीं पर गुरु चौथे और 7वें घर का स्वामित्व प्राप्त करेगा। अब चंद्रमा और जब गुरु एक दूसरे से मिलेंगे तो हमने कई बार देखा है कि पार्टनर को लेकर एक गहरी समझ रखते हैं। इस कारण से कई बार मैरिज को लेकर या प्रेम जीवन को लेकर थोड़ा इनको पीड़ा होती है। कारण क्या है? अगर जरा सा भी राहु, केतु, शनि की दृष्टि आके इस योग को दूषित करेगी तो पीड़ा के चांसेस बन जाएंगे। आपको लगेगा तो गजकेसरी योग है, ये तो ज्यादा शुभ होना चाहिए। लेकिन गजकेसरी योग के सिद्धांत को अगर ध्यान से देखें तो ये सिद्धांत ही साफ साफ कहता है कि मन और ज्ञान, मन और जीव, मन और समझ एक दूसरे से मिल रहे। लेकिन इस मिलने में अगर कोई खराब चीज आके मिल गई तो इस संयोग को शुभता से अशुभता की तरफ ढकेल देंगे। तो जिस कारण से अलग अलग कुंडलियों में, अलग अलग लग्नों में इसका अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। इसमें तो बिल्कुल संदेह ही नहीं है कि गजकेसरी योग काम नहीं करता है। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, गजकेसरी योग खूब काम करता है। लेकिन आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि वो किन घरों का स्वामित्व प्राप्त किया है, किसके द्वारा देखा जा रहा है और इस संयोग को किस घर में बना रहा है। भाई मन ज्ञान के साथ कहां मिल रहा है? अगर आपने देखा होगा कि विद्वान से विद्वान आदमी दोस्तों के बीच में जब जाता है तो उस माहौल के अनुसार वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। वहीं पर अपने परिवार में रहता है या हॉस्पिटल में जाए या विदेश जाए, कहीं पे जाए, स्थान का अपना महत्व होता है। इसी तरह से गजकेसरी योग जब बने तो किन घरों में बन रहा है, किसके द्वारा दृष्ट है, किन किन हाउस का अधिकार आपको प्राप्त है और कौन सी लग्न है,
इतने बिंदुओं को जब आप सहजता से ध्यान देते हैं और उसको समझ पाते हैं तो आप देखेंगे कि यह गजकेसरी योग खूब काम करते हुए दिखेगा और चंद्रमा को इस तरकीब से पढ़ने की कला आपको आएगी। और एक बात मैं और कहूंगा कि जुपिटर के अंदर मैंने देखा है कि अपना एक स्वाभिमान और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और कई बार ये सेल्फ स्वाभिमान और कॉन्फिडेंस मैं की तरफ बढ़ने लगता है। और जब गजकेसरी योग होता है तो केवल चंद्रमा की निगेटिविटी ही नहीं खत्म होती, तो बृहस्पति का थोड़ा सा मैं भी कम होता है। इस कारण से इस योग की बड़ी शुभता मानी जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने गजकेसरी योग के बारे में एक चर्चा की। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में सीखना या जानना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, ज्योतिष में आपका लगाव है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए या इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को जरूर छोड़ें। फिर मिलते हैं किसी नए योग के साथ, नए ज्योतिष सूत्र के साथ। धन्यवाद। राधे।